हेलो एंड वेलकम टू सेमी सर्कल्स नीट फिजिक्स कोर्स। हम लोग पढ़ चुके थे कैलकुलस फॉर फिजिक्स में डिफरेंशिएशन पार्ट, जहां पर हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया था, प्रैक्टिस कर लिया था, हाथ बैठा लिया था अपना। अब हम लोग इंटीग्रेशन पर अपना हाथ बैठाएंगे, और ताकि कभी भी फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम आए जहां पर इंटीग्रेशन का वो लंबा सांप वाला सिंबल आए तो हम डरे ना, और उसके लिए हमें करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। आज जितना मैं बताऊंगा उतना काफी है, उससे ज्यादा आपको जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर इक्का दुक्का कोई फॉर्मूला कभी फिजिक्स में आ जाए जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाहर, कोई टेंशन नहीं है, उस वक्त एट दैट टाइम हम उसको सीख लेंगे, समझ लेंगे। फिलहाल के लिए जितना कैलकुलस में पढ़ा रहा हूं उतना काफी है। चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, जैसा मैंने बताया था। रेट ऑफ चेंज है डिफरेंशिएशन और ये है समेशन इंटीग्रेशन। चलिए अब इस चीज को याद रखिए। अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है y, इसको हमने x से डिफरेंशिएट किया तो हमें ये वैल्यू मिली z। अब अगर इस z को इंटीग्रेट कर देंगे, z का इंटीग्रेशन कर देंगे तो वापस ये y वैल्यू मिल जाएगी। y को डिफरेंशिएट करने से z, z को इंटीग्रेट करने से y, प्लस यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है, हम लोग बाद में बात करेंगे इसके बारे में। एनीवेज, ये है दोनों के बीच का रिलेशन। किसी चीज को डिफरेंशिएट करने पे जो आता है उसको इंटीग्रेट कर दें तो वापस वो चीज मिल जाती है जिसे डिफरेंशिएट किया था। तो इस तरह से एक रेसिप्रोकल रिलेशन है, जिसकी वजह से फॉर्मूलाज याद करना बड़ा आसान है इंटीग्रेशन का। चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि जो मैंने कहा कि इंटीग्रेशन समेशन होता है, किस तरह से होता है पहले समझते हैं। ये हमारे पास एक कर्व है, ओके, इसका एरिया निकालना है। एक्चुअली ये कर्व, एक्चुअली ये लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये कर्व, इन तीनों से घिरा हुआ जो पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। आप कहेंगे सर अगर ये लाइन सीधी होती ना, ये लाइन ऐसे सीधी होती तो ये ट्रायंगल बन जाता, तब तो बड़ा आसान था निकालना। ये तो चपटा ट्रायंगल है, इसको कैसे निकालें? इसका एरिया निकालना एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट है। इसको निकालने का तरीका हमारे पास क्या है, अगर मैं इसे कुछ रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लूं, तो मैंने इसको कुछ रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया और उन रेक्टेंगल का एरिया निकाल करके जोड़ दिया, तो क्या एरिया निकल गया? आप बोलेंगे नहीं सर, यहां पर ये पार्ट का आपने एरिया नहीं लिया, इस पार्ट का एरिया एक्स्ट्रा ले लिया। लेकिन अगर आप देखोगे जितना यहां पर मिसिंग है उतना यहां पर एडेड है, लगभग, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन लगभग जो यहां मिसिंग है उतना ही यहां पर एडेड है। सभी के लिए वही बात है। ऑलमोस्ट क्या हो रहा है कि ठीक ठाक एरिया हमें मिल रहा है। लेकिन अगर, चलिए इसको पहले इसको समझते हैं। ये जो येलो पार्ट है ये एरिया अंडर कर्व है, और ये क्या होगा, हर एक रेक्टेंगल की ये जो बेस है, इसका विड्थ है, वो सेम हमने लिया है। तो सेम विड्थ वाले 5 रेक्टेंगल्स लिए हैं, ऐसा उनका विड्थ रखा है कि 5 रेक्टेंगल्स यहां फिट हो जाए, ठीक। और इनकी हाइट तो अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करता है कि इनका जो ये सेंटर है ये यहां पर टच होना चाहिए, इसमें जो आपका कर्व है उस पर, ठीक। इस तरह करके हमने ये 5 रेक्टेंगल्स लिए हैं। तो टोटल एरिया कितना होगा? टोटल एरिया कुछ इस तरह का होगा। एरिया कैसे निकलता है रेक्टेंगल का? उसके विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने विड्थ y और हाइट हाइट y और विड्थ डेल्टा x को मल्टीप्लाई किया और इसको समेशन कर दिया इसका, यानी कि हर एक रेक्टेंगल के विड्थ और हाइट के प्रोडक्ट को हमने जोड़ दिया, तो हमें ये टोटल एरिया मिल गया। लेकिन इसको और परफेक्ट कैसे किया जा सकता है? कुछ तो एरर आएगा इसमें। इसको और परफेक्ट किया जा सकता है अगर हम 5 की जगह 10, 12, 15 रेक्टेंगल्स लें और छोटे छोटे, तो वहां पे एरर कम आएगा। जस्ट लाइक दिस। यहां पर देखिए, जब हमने रेक्टेंगल्स बढ़ा दिए तो क्या हो रहा है, एरिया में जो एरर आना था वो भी थोड़ा कम हो गया। अब इसी तरह अगर हम लोग ये विड्थ छोटा करते जाएंगे रेक्टेंगल का, और नंबर ऑफ रेक्टेंगल बढ़ाते जाएंगे और हर एक का विड्थ कम करते जाएंगे, तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जो इतने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स हो जाएंगे, विड्थ में इतने कम हो जाएंगे रेक्टेंगल्स के परफेक्ट एरिया हमें मिल जाएगा, और ऑलमोस्ट इसकी जो विड्थ है वो 0 के करीब हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि ये जो समेशन हमने लिया था इसमें ये इतना छोटा हो जाए, ये पार्ट इतना छोटा हो जाए डेल्टा x के 0 के करीब आ जाए, जिसको हम लोग लिमिट से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने पिछले डिफरेंशिएशन वाले क्लास में ये सब समझा दिया था, तो मैं रिपीट नहीं करने जाऊंगा।
और जब ऐसा होता है तो इसे ही हम कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी बेसिकली ये कैसा दिखेगा, फिर कुछ ऐसा दिखेगा, एकदम स्मूथ, क्योंकि इसमें ढेर सारे रेक्टेंगल्स हैं, इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स हैं, लेकिन हर एक की विड्थ इतनी कम है कि ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, और उनको जब हमने जोड़ दिया तो वो हो गया इंटीग्रेशन। इसी को इंटीग्रेशन कहा जाता है। ये जस्ट एरिया है और कुछ नहीं है। तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं, जो विड्थ थी हमारी डेल्टा एक्स, ये बिल्कुल जब नेग्लिजिबल हो गई, बहुत छोटी हो गई, लिमिट टेंड्स टू जीरो हो गया जब, तो ये बन गया डी एक्स। एक्चुअली डी का मतलब ही यही होता है, डिफरेंशिएशन में भी हमने देखा dy dx, मतलब बहुत छोटा है अगर वो। और ये y भी यहां पर है, समझ रहे हैं? तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ y dx। इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ऐसे लिखते हैं। ओके, चलिए अब जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे, हम देखते हैं कि क्या रिलेशन है जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में। हमने ये पढ़ा था कि अगर कुछ टर्म्स है प्लस या माइनस में, तो डिफरेंशिएशन उनके अंदर घुस जाता है, सभी में डिफरेंशिएशन हो जाता है। सेम होगा यहाँ इंटीग्रेशन में भी। इंटीग्रेशन है बाहर में, अच्छा ये जो dx लिखा है ये ऑलवेज आपके टर्म के बाहर रहेगा। ठीक है, ये पूरा जो टर्म है जिसको इंटीग्रेट करना है उसके एंड में यहां पर dx रहेगा, इसको याद रखिएगा, यही तरीका है लिखने का। तो ये इंटीग्रेशन भी हर एक के अंदर घुस जाएगा, इसका मतलब कि हर एक टर्म के आगे में इंटीग्रेशन का सिंबल और पीछे में ये dx लगा देंगे। ठीक, अच्छा यहां पर हमने क्या किया था, जब हम लोग x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करते थे तो ये पावर नीचे उतर जाती थी और सर की पावर एक कम हो जाती थी। यहां पर थोड़ा सा अलग होगा, कुछ इस तरह का होगा कि जब x टू द पावर n को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, सर की पावर नीचे नहीं उतरती है बल्कि पूरी नीचे उतर जाती है इधर, और ये n+1 बन जाता है और सर की पावर भी एक बढ़ जाती है, यानी सर की जो पावर बढ़ेगी वही नीचे में भी उतना ही आएगा। अब देखिए जैसा मैंने कहा था कि अगर इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वापस ये मिल जाएगा, ये चीज x टू द पावर n। कैसे, देखिए अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं इस पार्ट को, तो ये सर की पावर नीचे उतरेगी n+1, तो क्या होगा, ये n+1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये n+1 में एक कम हो जाएगा तो ये बन जाएगा n। तो वापस आ गया ना x टू द पावर n। ओके, और ये c क्या है, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा जब इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, जो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, इनडिफिनिट क्या होता है मैं थोड़ी देर में बताता हूं। ये नॉर्मल जो इंटीग्रेशन अभी जो मैं बता रहा हूं वो जब भी हम करते हैं तो उसमें लास्ट में एक c लिखते हैं। वो c इसीलिए लिखते हैं क्योंकि जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ऐसे भी गायब हो जाएगा, तो हमें पता नहीं है, हो सकता है कि यहां पर कोई टर्म हो जिसके बारे में हमें ना पता हो, क्योंकि ये तो समझ में नहीं आएगा ना। यहां पर अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, मान लीजिए कि इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, अगर ये कांस्टेंट रहे या ना रहे, दोनों केसेस में डिफरेंशिएशन, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब तो यही वैल्यू मिलेगी। तो इसीलिए एक यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया जाता है। बहुत जगह पर होता है ऐसा कि कुछ एक और कांस्टेंट वैल्यू ऐड रहती है इस रिजल्ट के साथ में, तो उसको फाइंड आउट किया जाता है बाउंड्री कंडीशंस लगा करके। जब आगे अगर ऐसे केसेस आए तो हम देखेंगे, कभी कभी आ सकते हैं ये केसेस। फिलहाल के लिए इतना जानिए कि एक कांस्टेंट हम यहाँ लगाते हैं, ये कांस्टेंट, ये जो सी लिखते हैं ये ऑलवेज कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या है ये नहीं पता, जब हम लोग कुछ x की वैल्यू पुट करेंगे x और y की, तो वहां से पता चलेगा कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर हमने पढ़ा था कि जो जिससे डिफरेंशिएट किया जा रहा है और जिसको किया जा रहा है दोनों अगर सेम है तो 1 आ जाता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है जो 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, सिंपल है, यहां पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x आएगा। बेसिकली क्या है ना कि ये इंटीग्रेशन का जो सिंबल है और ये d है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ऐसा ये इंट्यूटिव तरीका है, जैसे मैंने बताया था डिफरेंशिएशन वाले में भी एक समझने का तरीका। तो ऐसे समझिए कि इंटीग्रेशन और ये d ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो x बचेगा।
चलिए e टू द पावर x इम्यून है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह यहां पर भी इंटीग्रेट करने से भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, ये कहीं नहीं जाने वाला है। अच्छा, उसके बाद में जब log x को log x बेस e नेचुरल log ऑफ x को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x आता है। उसी तरह जब 1/x को इंटीग्रेट करते हैं तो log x आता है। ओके, यहां पर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, याद रखिए। यहां पर इसको x टू द पावर -1 लिख करके ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, नहीं। 1/x एक एक्सेप्शन है, वहां पर इसकी वैल्यू आएगी log x। और देखिए ना, एक्सेप्शन क्यों ना हो, अगर -1 है, x टू द पावर -1, ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 + 1, जो कि नीचे में हो जाएगा 0, डिनोमिनेटर में 0, अनडिफाइंड। तो इसीलिए इसकी वैल्यू होती है log x + c। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता था, cos x का डिफरेंशिएशन sin x होगा। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता था, तो sin x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x होगा। tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x। cot x के डिफरेंशिएशन होती थी माइनस cos x, तो cos x स्क्वायर x की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस cot x। माइनस को इधर से उधर कर दिया गया और कुछ नहीं। sec x का डिफरेंशिएशन क्या था, sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x + c। सेम, बिल्कुल सेम चीजें हैं, आपको ये याद रखना है, ये वाला अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए अब प्रॉब्लम्स बनाते हैं। बहुत कहानी हो गई, जल्दी जल्दी प्रॉब्लम्स बना के चैप्टर खत्म करते हैं। इंटीग्रेट द फंक्शन, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। वेरी गुड। इंटीग्रेशन ऑफ 4x - 3x + x³ + 1/x² dx। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हर एक टर्म के अंदर में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। आई थिंक थोड़ा सा लोग पेन साइज बड़ा करते हैं। हाँ, दिस इज गुड। ओके, तो हर एक में डिफरेंशिएट अगर इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा 4x dx ओके 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। ठीक है, चारों को इंटीग्रेट किया हमने। अब ये कांस्टेंट टर्म यहां भी बाहर निकलता है, वो मैंने बताया नहीं वहां पर, लेकिन सेम जिस तरह डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म बाहर निकलता है यहां भी होता है। तो हम इसे लिखेंगे 4 इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 3 बाहर निकालेंगे x² dx प्लस x³ dx प्लस x टू द पावर -2 dx। चलिए, चार टर्म्स हमें पता चल गए। अब सबको फटाफट इंटीग्रेट करते हैं। x dx को इंटीग्रेट करेंगे, क्या मिलेगा, मैंने क्या बताया, सर पे जो पावर है वो डिनोमिनेटर में चल जाएगी +1 करके, और सर की पावर भी, पहले सर की पावर +1 होगी और वही चली जाएगी डिनोमिनेटर में। तो सर की पावर हुई +1, तो ये हो गया x टू द पावर 1 से x², और डिनोमिनेटर में भी चला गया। ग्रेट। 3 सर की पावर 1 बढ़ी और ये डिनोमिनेटर में भी चला गया। यहां पर भी सर की पावर 1 बढ़ी, यही डिनोमिनेटर में चला गया। और यहां पर भी सर की पावर जब 1 बढ़ेगी तो क्या होगा, -2 से ये -1 हो जाएगा, क्योंकि +1 हो रहा है ना, 1 बढ़ने का मतलब है +1 डिवाइडेड बाई -1। ठीक है, ये पूरा करने के बाद +c, हर फॉर्मूला में क्या है, +c है, तो आपको हर टर्म के लिए +c नहीं करना है। +c का मतलब है पूरा जो एक एक्सप्रेशन है उसके साथ में एक कांस्टेंट टर्म भी रहता है, तो आपको सिर्फ एक कांस्टेंट यहां ऐड करना है बस। अब ये देखिए, ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, तो हमको क्या मिल गया, जो अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ y dx जो हमने किया था,
तो यहां पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस, इसको हम 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर -1 को, प्लस c। यह है हमारा आंसर। इजी पीजी, कोई टेंशन इसमें था नहीं, बिल्कुल सिंपल, बहुत बेसिक फॉर्मूलाज है हमारे, एक बार समझ लेने से चीजें आसान हो जाएंगी। अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। चलिए शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज इक्वल टू, अब ये हमें पता है कि हर एक टर्म इंटीग्रेट होगा ना, तो वो स्टेप हम लोग स्किप कर देते हैं, हम लोग सीधा लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx। ये तीन टर्म को हमें इंटीग्रेट करना है। चलिए अब इसमें से ये कांस्टेंट तो चलिए बाहर ही निकल जाएगा, हम इसे इग्नोर करते हैं, यहां पर ऐसे 2 लिख देते हैं। अंदर में क्या बचा, 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। हमें पता है 1/x dx क्या होता है, log x। यहां हम लिख देंगे log x। मैं यहां पे बेस e नहीं लिख रहा हूं, अगर कुछ भी नहीं लिखा जाता है तो इसका मतलब बेस e ही होता है, तब भी मैंने यहां पर लिख दिया है फॉर क्लैरिफिकेशन। cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये भी हमें पता है, sin x, इसे हम लिखेंगे sin x प्लस x क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी, हमें पता है x सर की पावर को बढ़ा देंगे और नीचे लिख देंगे, प्लस ये पूरे टर्म में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। ये हो गया आंसर है भाई, यही तो आंसर है। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब तक का सबसे छोटा सा प्रॉब्लम था ये। छोटा इसीलिए था क्योंकि आप लोग बहुत सारे स्टेप्स अपने आप समझने लगे हैं। अब आप लोगों के अंदर ये इंट्यूशन आने लगी है कि कैसे हम लोग स्टेप्स को स्किप कर दें, क्योंकि वो चीजें आपके कॉमन सेंस में ढुकते जा रही हैं। अच्छा, अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है x प्लस 1/x टू द पावर 3, यानी कि इसका होल क्यूब। इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग कैसे बनाते थे डिफरेंशिएशन में, चेन रूल से। यहां कोई चेन रूल नहीं होता है, यहां पर चेन रूल नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, ऑफ कोर्स इस पावर को आपको खोलना पड़ेगा। चलिए y इज इक्वल टू, इस पावर को खोलेंगे तो क्या होगा, हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है इसका, a प्लस बी होल क्यूब का, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, x क्यूब होगा प्लस 3x स्क्वायर a स्क्वायर b, राइट, a स्क्वायर b, ये a है ये b है, a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। समझ में आ रहा है मैंने कैसे किया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके, क्योंकि ये a है ये b है, इन दोनों टर्म्स को हमने ऐसे लिख दिया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे x क्यूब प्लस, यहां x स्क्वायर है और नीचे यहां पर x है, तो क्या होगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3x प्लस, ये होगा x स्क्वायर नीचे में और ऊपर में एक x है, तो क्या होगा 3/x। समझ रहे हैं, और ये जब क्यूब को खोलेंगे, अंदर ब्रैकेट को हटाएंगे, तो 1 तो ऊपर 1 ही है और नीचे में x क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x क्यूब। थोड़ा सा हर स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपके इमेजिनेशन पे मैं छोड़ रहा हूं, दिमाग पर थोड़ा जोर दीजिए। ये हमारे पास में एक एक्सप्रेशन हमें मिला, अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। जब इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा, हम यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, शॉर्ट में मैंने बहुत लिखा, तो इसका मतलब है अब हर टर्म को हमने इंटीग्रेट करेंगे, क्या होगा x क्यूब dx प्लस 3 को मैंने बाहर रखा और x dx लिख दिया है,
कांस्टेंट बाहर है। इतना अब आपको समझ में आने लगा है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। 3 को मैंने बाहर रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ dx। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, ये तो बहुत आसानी से होगा। पावर को 1 बढ़ाएंगे और उसे डिनोमिनेटर में लिख देंगे, x⁴ 4/4 प्लस ये क्या होगा, 3x² प्लस 1/x है तो क्या करेंगे, 1/x एक्सेप्शन है जहां पर ये फॉर्मूला लगता है, ये log x है, 3 log x। ओके, और ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली है क्या, इसे हम इनफैक्ट यहां पर ऐसे लिख देते हैं तो ज्यादा आसानी होगी, x⁻³ ओके, x⁻³ है, इसको 1 बढ़ाएंगे पावर और नीचे लिखेंगे तो क्या होगा, x⁻² डिवाइडेड बाई -2 और सबके साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। इसको थोड़ा सा इस पार्ट को सॉल्व करेंगे एंड दैट वुड बी द आंसर। बहुत आसान है या नहीं, इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा इजी है, एटलीस्ट आपके लेवल पर इजी है, बाकी तो जेई वालों से पूछिए कि उनकी क्या हालत होती है इंटीग्रेशन में। माइनस, ओके, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2x²। समझ में आया कैसे हुआ, ये -2 है पावर, ये नीचे आ गया, ये 2 तो नीचे ही में था और ये माइनस इधर लिख दिया मैंने, ये हो गया आंसर। चलिए, इस तरह करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व। एक और क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेट दिस फंक्शन। ये क्या फंक्शन है भाई साहब, 3 sin 2x प्लस 4 cos x²। हाँ, यहां पर आता है अब sin 2x। इसको क्या करेंगे, देखिए साइन के साथ में अगर कोई किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में यहां पर या किसी भी फंक्शन में इनफैक्ट यहां जो टर्म है 2x, ओके, यहां पर देखिए सेम चीजें होंगी जो पहले मैंने बताई थी। मैंने क्या बताया था, अगर ये sin x है, इसे हमको डिफरेंशिएट करना है dx के साथ, तो चलिए बहुत इजी है। अगर मैं यहां पर ये लिख देता हूं sin 2x, तो क्या होगा, ये जिस टर्म से हमें डिफरेंशिएट करना है वो टर्म भी सेम होना चाहिए। तो हम यहां क्या करते हैं, हम यहां लिखते हैं d ऑफ 2x sin 2x, और चूंकि हमने नीचे में एक 2 लाया तो ऊपर में भी एक 2 आएगा और इस तरह से ये सॉल्व होगा। समझ रहे हैं, सेम यही काम बेसिकली कहने का मतलब है कि जिसको भी अगर x के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाइड है, कोई कोफिशिएंट है इसका, तो वो चीज मल्टीप्लाई हो जाती है बाहर में भी। बाहर में भी का मतलब है यहां पर कुछ चेंज नहीं होगा, ये तो है ही, और बाहर में एक मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह इंटीग्रेशन में वो चीज डिवाइड हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये dx वाला टर्म यहां नीचे था और इंटीग्रेशन में वो ऊपर ही रहता है। चलिए इंटीग्रेशन में कैसे होता है ये देखिए, अगर इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x है dx, यहां पर अगर d2x कर दूं मैं, तो ये आराम से बस इस फॉर्मूला के जैसा ही सॉल्व हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, साइन ऑफ sin 2x d ऑफ 2x, तो यहां पर जो टर्म है जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है वही तो यहां पर भी वेरिएबल है, चाहे वो 2x है या जो भी हो, xyz जो भी हो, सेम है ये दोनों चीजें। तो सिंपली इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, इसका आएगा जो फॉर्मूला है माइनस कॉस 2x प्लस c, जैसे होता है। लेकिन हमने यहां पर x को जब 2x लिख दिया तो एक 2 जब यहां ऐड किया तो एक और 2 भी आएगा, और वो 2 कहां पर आएगा, हम इसे नीचे लिखेंगे, डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला 2 यहां x के साथ में चला गया और एक रह गया यहां पर नीचे, तो ये -½ cos 2x हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कैसे हो रही है बात चीजें।
तो बेसिकली जो भी कांस्टेंट यहां पर कोफिशिएंट रहेगा एक वेरिएबल के साथ में, उतना हम नीचे डिवाइड कर देंगे इंटीग्रेशन में, और वो मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन में, जिसका रीजन क्या है मैंने अभी आपको दिखाया। चलिए अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज इक्वल टू, ये 3 को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, ठीक है, प्लस 4 लिखेंगे यहां, और इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, sin 2x है तो क्या करेंगे, अभी मैंने बताया 1/2 हाफ होगा, और यहां पर आएगा माइनस cos x है ना, माइनस cos 2x, ठीक है, प्लस 4 इंटू cos x स्क्वायर x के क्या है, देखिए यहां पर फॉर्मूला माइनस cot x, ये हो जाएगा माइनस cot x और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ये क्या होगा, -3/2 cos 2x प्लस, अच्छा प्लस नहीं, यहां पर +4 है इंटू माइनस cot x है, तो क्या हो जाएगा माइनस 4 cot x प्लस c, एंड दैट वुड बी द आंसर। ठीक है, इजी पीजी। चलिए अब हम लोग एक चीज के बारे में समझते हैं। अब हमको समझ में आ गया इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल है, जितना आपको जरूरत है मैंने उतना आपको बता दिया। अब एक चीज आती है, इनडिफिनिट इंटीग्रल किसे कहते हैं। इनडिफिनिट का मतलब होता है विदाउट एनी रेंज। रेंज खुद इंटीग्रेशन समझ लेता है कि उसे क्या रेंज उसकी होनी चाहिए, जहां तक पॉसिबिलिटी है। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है हमें कि इनडिफिनिट की क्या टेक्निकलिटीज होती हैं, कैसे होता है, इसका रेंज क्या है, सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इनडिफिनिट का मतलब है जो फंक्शन है उस पूरे फंक्शन का, ये जो कर्व है इस पूरे कर्व के अंडर का एरिया। हालांकि यहां पर मैंने इस कर्व को यहां कट ऑफ कर दिया है, हो सकता है ये कर्व आगे भी जाए ऐसे करके। जितना भी बड़ा कर्व है उसके अंडर का जो एरिया होगा वो इनडिफिनिट इंटीग्रल से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अगर हमें कोई बोले कि इस कर्व के सिर्फ इन दो पोर्शंस के बीच का बस इतना एरिया हमें पता लगाना है, ये कैसे होगा, तो भाई ये भी तो मैथ से ही होगा ना। और इसके लिए जो चीज है उसे हम कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट का मतलब होता है कि हम इंटीग्रेशन में लिख देते हैं कि ये ए से बी तक ही इंटीग्रेट करना है। ए क्या है, ए ये वाला पॉइंट है और बी ये वाला पॉइंट है, तो ए से बी तक ही इंटीग्रेट करेंगे, इसे हम कहेंगे डेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल में जो वैल्यू आती है जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट वैल्यू आए। एक्स के टर्म में कोई वैल्यू आती है, कुछ वेरिएबल होते हैं उसमें एक्स की जो वैल्यू होगी उस हिसाब से टोटल ओवरऑल जो वैल्यू है वो चेंज होगी। डेफिनिट इंटीग्रल एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आपको एक मिलेगी। क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बेसिकली अगर y dx की वैल्यू z है तो यहां पर हम इस तरह लिखते हैं z और ऐसे a और b लिखते हैं, यानी a to b। z की वैल्यू, z जो आती है हमारी वैल्यू निकल कर, उसमें हम ये x इक्वल टू b ये पुट करेंगे और एक बार z में x इक्वल टू a पुट करेंगे और दोनों को घटा देंगे। समझ में आ रहा है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि ये पूरे रेंज का जो एरिया है ये निकालते हैं और ये वाला निकालते हैं, दोनों को घटा देते हैं। समझ में आ रहा है, तो हमें ये एरिया मिल जाता है, वही एक्चुअली यहां पर हम लोग कर रहे हैं। चलिए प्रॉब्लम्स बनाते हैं। थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बेसिक आइडिया अगर है कि इसका मतलब होता है समेशन, इतना काफी है, क्योंकि आपको एक हल्का सा इंट्यूशन चाहिए ऐसा कि आप बता सके। जब मैं आपसे पूछूं कि बताओ किसी प्रॉब्लम में कि रेट ऑफ चेंज निकालना है तो क्या करोगे, तो आप जल्द बता सकेंगे अच्छा यहां पर तो डिफरेंशिएट करना है। इतना अगर आपको समझ आ गई है दैट इज फाइन। बाकी की जो बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इसकी, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डीप एक सब्जेक्ट है, आपको इसके कॉम्प्लेक्सिटीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम्स बना पाते हैं और बेसिक आइडिया आपको है कि अच्छा यहां पर समेशन करना है, यहां पर तो इंटीग्रेशन होगा, दैट्स इट, इतना काफी है। चलिए प्रॉब्लम करते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है।
सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉब्लम जब भी बनाएंगे उसको पहले सॉल्व करेंगे, ये इंटीग्रेशन हटाने तक हम सॉल्व करेंगे जैसे हम इनडेफिनिट को सॉल्व करते आए, जो अभी तक हमने सॉल्व किया उसी तरह से। उसके बाद में फिर इन वैल्यूज का कुछ काम आएगा, पहले कोई काम नहीं है। चलिए अगर हम ऐसे लिखते हैं 2 to 3 से इसको इंटीग्रेट करना है रूट एक्स डी एक्स। चलिए रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स टू द पावर हाफ। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ऐसे लिख सकते हैं पहले एक्स टू द पावर हाफ डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स की पावर एक बढ़ जाएगी 3/2 हो जाएगी और नीचे में यही पावर आ जाएगी 3/2। अब ये पूरे को देखिए इंटीग्रेशन हट गया तो क्या करेंगे, इसको ऐसे थर्ड ब्रैकेट में लिख के यहां पर ये लिमिट्स लिख देते हैं, इन्हें लिमिट्स कहते हैं 2 to 3, इसे यहां लिख देंगे। इसका मतलब है कि अभी कहानी खत्म नहीं है, अभी इसको खोलना है और x की वैल्यू ये 2 और 3 पुट करनी है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसको और सजा लेते हैं। ये पूरा टर्म बाहर निकल सकता है क्योंकि कांस्टेंट तो भाई कांस्टेंट है, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। ये 2/3 हो जाएगा, 3/2 है डिनोमिनेटर में, जब ऊपर आएगा तो 2/3 हो गया। और ये टर्म जो है x टू द पावर 3/2, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ग्रेट। अब हम इसे लिखेंगे कुछ इस तरह, पहले हम वैल्यू पुट करेंगे ऊपर वाली जो अपर लिमिट है। अपर लिमिट पुट करने पर क्या होगा, 3 टू द पावर 3/2 माइनस नीचे वाली लिमिट को अगर पुट करेंगे 2 टू द पावर 3/2। ये है हमारा एक तरह से आंसर, यही है। अब इसको क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेट अस सी। ये हो जाएगा 3√3, ये है 2√2। आई डोंट थिंक यहां पे सिंप्लीफिकेशन का कुछ है। ओके, हम लोग ये लिख सकते हैं कि दिस इज द आंसर, यही है आंसर। ठीक, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, याद रखिए। अगर हम लोग सिर्फ इतना करके छोड़ देते तो यहां पर x का टर्म रहता ना, तो ये एक एक्सप्रेशन होता ना जहां पर कोई x या टर्म, कोई भी एक वेरिएबल टर्म होता। डेफिनेट जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पर एक कांस्टेंट टर्म आता है, यहां पर कोई भी x t और कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये एक नंबर है। इसको सॉल्व करके एक नंबर भी लाया जा सकता है, कुछ भी एक। चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये भी और सिंपल लग रहा है मुझे तो। 0 to 5, पहले तो इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। ये 2 बाहर आएगा। अच्छा पहले एक जगह लिख देते हैं इसे, 2t² + 3dx। दोनों टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे जैसे पहले करते थे। अब इसको करेंगे तो क्या होगा, ये 2 बाहर आएगा और ये t² इंटीग्रेट होगा, प्लस ये 3 सिर्फ एक कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यहां वैसा नहीं होता है। ये कांस्टेंट बाहर आएगा और बच जाएगा क्या, 0 to 5 dx ओनली। समझ में आ रहा है, यहां पर कुछ नहीं है, मतलब है 1। ओके, अब इसे हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, t की पावर, अच्छा आई थिंक यहां पर कुछ मिस्टेक हुई है, ये भी t ही होगा, ये x नहीं होगा, यहां पर भी t होगा। ओके, इसको करेक्ट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, यहां पर भी ओके, तो ये क्या हो जाएगा, t³ डिवाइडेड बाई 3, और ये पूरे का क्या, 0 to 5। फाइन, सेम 3, और यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ t है, 0 to 5। चलिए ये हो गया। अब हम इसे लिखेंगे, ये तो भाई 3 बाहर आ जाएगा, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब माइनस 0। क्या किया मैंने, t³ को पहले अपर लिमिट पुट किया 5 और उसके बाद ये लोअर लिमिट 0, इजी है, प्लस 3 इंटू
ये t की जगह हम क्या लिखेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो दोनों जगह पे हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट घटा दिया। भाई ज्यादा से हम कम को ना घटाएंगे, जिस तरह हम हमेशा क्या करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो उसी तरह हमने यहां पर किया फाइनल माइनस इनिशियल। इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 2/3 इंटू 125 प्लस 15। चलिए अब क्या है, ये डिवाइड होगा, नोप, तो कुछ एक वैल्यू आएगी 250/3 प्लस 15 और यही होगा हमारा आंसर। क्लियर है, यहां पर भी देखिए कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। इस तरह हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो है साइन एक्स की इंटीग्रेशन है -π/2 से +π/2। ओके, लेट्स सी, -π/2 से +π/2 साइन एक्स dx। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता है, जितनी आपने 10 तक पढ़ी है उतनी ही आपको पता है। तो साइन एक्स यहां पर है, इसको क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। चलिए बहुत अच्छा, तो हम इसे लिख देंगे माइनस कॉस एक्स, लेकिन इसके लिमिट्स हैं -π/2 से +π/2। ओके, तो अब देखिए, एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है देखने में। कॉस एक्स जो है कॉस 90, आपको पता है कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 कितना होता है, 0। तो यहां पर घूम फिर कर 0 ही आना है। माइनस, अगर हम ऐसे लिखते हैं कि कॉस π/2 और फिर अगेन एक माइनस हम देंगे, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए चाहिए आपको हमेशा कि ये माइनस को कभी निकाल दिया कीजिए बाहर, ताकि कंफ्यूजन ना हो, वरना साइन की गलती वलती हो जाती है। इस क्वेश्चन में पार्टिकुलरली कोई आंसर चेंज नहीं होगा, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस है कि आप साइन को बाहर निकाल दीजिए। अगर ये माइनस आप बाहर निकाल देते हैं, यहां कुछ भी खिचड़ी पकाएंगे, पूरी खिचड़ी पक गई, बाहर से आपने थोड़ा सा मसाला और डाल दिया, और कुछ नहीं करना है। माइनस कॉस ऑफ -π/2, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। अब यहां पर क्या होगा, इसकी वैल्यू cos 90 होगी 0। π/2 का मतलब है 90 डिग्रीज, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहां पर cos 90 0 और cos -90 भी 0, तो घूम फिर के इसका आंसर आएगा 0। वेरी इजी क्वेश्चन। लेकिन अगर यहां पर cos की जगह साइन होता तो फिर प्रॉब्लम आपकी गलत बन सकती थी, सिर्फ साइन की वजह से, है ना। अगर यहां पर मान लीजिए साइन, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। अगर यहां पे मान लीजिए साइन है इन दोनों जगह, तो क्या होता, तो यहां पर साइन 90 तो 1 आता, साइन -90 -1 आता, -1 और यहां पर माइनस है वो +1 होता, +1 1 + 1 2 हो जाता, और ये माइनस है तो यहां पर -2 हो जाता। ठीक है, आंसर -2 आता। लेकिन अगर आप ये साइन में गड़बड़ कर देते हैं तो यहां पर भी +1 -1 कट के आ गया 0, तो -2 की जगह आंसर हो जाता 0। ऐसा बहुत कॉमनली होता है डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉब्लम्स में कि आंसर आना है 2 और आ जाता है 0। ट्रिग्नोमेट्रिक जो प्रॉब्लम्स है उसमें होता है ऐसा, क्यों, क्योंकि हमारे साइंस गड़बड़ है। अगला क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। 0 to π/4 sec x tan x dx। ओके, एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया और आपने भी नोटिस किया या नहीं, मैंने डेफिनेट इंटीग्रल के किसी भी प्रॉब्लम में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाया, प्लस सी जो हम लोग लिखते हैं वो मैंने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये एक्चुअली दो इंटीग्रेशंस का डिफरेंस है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाला, तो वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस में कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होता। चलिए ये क्या है, sec x tan x, सॉरी sec x tan x क्या होगा, sec x इसका इंटीग्रेशन, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे sec x 0 to π/4, दैट्स इट। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, sec
π/4 माइनस सेक 0। चलिए अब इसकी वैल्यू क्या होगी, आप बोलेंगे सर ये क्या है सेक π/4, तो चलिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं इसको। आप लोगों को एटलीस्ट साइन और कॉस और टैन की वैल्यू 0 to 90 के बीच में इतनी याद होनी चाहिए। ओके, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्रीज, π/4 इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। ये आपको पता है, आपको ये पता होना चाहिए cos 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1/√2। जब ये 1/√2 होता है तो सेक क्या है, ये रेसिप्रोकल है कॉस का, यानी कि उसको उल्टा कर दीजिए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को एक्सचेंज कर दीजिए। तो यहां क्या हो जाएगा, एक्चुअली सेक π/4 की वैल्यू क्या होती है √2। सेक 0 क्या होगा, कॉस 0 क्या होता है 1, तो सेक 0 क्या होगा, वो भी होगा 1 क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल है। तो दिस इज द आंसर, √2 - 1। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, 3/x का इंटीग्रेशन 1 to 4 तक, 1 to 4 3/x dx। वेरी इजी, 3 बाहर जाएगा और बचेगा क्या 1/x। 1/x एक्सेप्शन है जिसकी वैल्यू होती है, कहां गया, ये रहा, log x। ओके, तो 3 हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, log x 1 to 4। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं log 4 माइनस log 1। अब हमें पता होना चाहिए log 1 कितना होता है 0, log 1 0, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा इसका 3 log 4, log 4 विच इज नेचुरल लॉग यानी बेस e। ठीक है, एंड दिस इज द आंसर। बहुत छोटे छोटे बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स हैं जस्ट आपका हाथ साफ करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ में आज का हमारा लेसन कंप्लीट होता है इंटीग्रेशन पर। इंटीग्रेशन में हमने डेफिनेट किया, इनडेफिनेट किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। अगर नहीं पसंद आया तो वो भी बताइए, पसंद आया तो वो भी बताइए। बहुत मदद मिलती है, एल्गोरिदम हमें सपोर्ट करता है और हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है, ताकत मिलती है। ये समझ में आता है कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या सुधारने की ज़रूरत है। प्लीज़ कॉमेंट करके हमें बताइए कि हम कैसा कर रहे हैं और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत सारे ज़बरदस्त कंटेंट हम लोग लेके आने वाले हैं, हम लोग लेते आ रहे हैं तरह तरह के कंटेंट, ताकि आपको नीट में, जेई में, हर एग्जाम में हर तरह की कंप्लीट गाइडेंस हम प्रोवाइड कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।